अबे राधे राधे, गुड इवनिंग। प्रश्नों की चल रही थी, अपन ने 1000 प्रश्न यानी 50% प्रश्न अपने हो चुके थे ना, आधे से ज्यादा प्रश्न अपन ने कर लिए थे। 50% के आसपास अपने प्रश्न हो गए थे। 50% प्रश्न अपन ने कर लिए थे, मतलब 1050 प्रश्न का सफर अपना तय हो चुका था। अपन आधे से ज्यादा आज निकल जाएंगे। तो आधे प्रश्न जो है ना अभी तक आपके पूरे हो गए, आधे प्रश्न पूरे हो गए, इसका मतलब क्या हो गया, 50% प्रश्न अपन ने पूरे कर लिए। बस लगभग 50% प्रश्न अपने यहाँ के पूरे हो जाते हैं। 1050 यहाँ तक पूरे हो गए। आज जो अपन चलेंगे 1051 से लेकर के 1100 तक दोस्तों, 1100 तक चलेंगे। मुझे लग रहा है कि जैसे जैसे आपके प्रश्न होते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे धीरे धीरे आपके अंदर भी है ना बदलाव होता जा रहा होगा। आपको लग भी रहा होगा कि धीरे धीरे आपके प्रश्न भी है ना सही होते जा रहे होंगे दोस्तों। तो सही उत्तर की यहाँ पे बात करें दोस्तों की क्या है, तो ध्यान रखना भाई, थ्योरी की क्लासें अब आपके कल से आ जाएगी। कल से थ्योरी की क्लासें धीरे धीरे आना लग जाएगी। इसके लिए ना टेलीग्राम से टाइम टेबल अभी से ले लेना कि कौन सी क्लासें रही है या कौन सी क्लासें आने वाली। तो टेलीग्राम से टाइम टेबल क्लासों का ले लेना। कल से 100% आपकी क्लासें आने लग जाएगी। वीडियो की भी क्लास आएगी, साथ में शिक्षण की भी क्लास आएगी, विषयवार आएगी, तो सूचनाएं आपको वहां से मिलती हुई रहेगी। तो दोस्तों चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। जैसा कि पता है मैं आपका 1 मिनट टाइम वेस्ट नहीं करता हूं। बिना टाइम वेस्ट किए आपका पहला प्रश्न ये रहा, भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं, ये भाषा सीखने में जो गलतियां होती हैं, उन त्रुटियों को कठोरता से लेना चाहिए, उन्हें जल्दी से दूर किया जाना चाहिए, या उन त्रुटियों को संकेत करती हैं। बिल्कुल सही है ना। भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं, उन्हें, ये प्रश्न आया हुआ है पहले भी, उन्हें कठोरता से लेना चाहिए, उन्हें जल्दी से दूर किया जाना चाहिए। वे बच्चों की त्रुटियों की ओर संकेत करते हैं। यहाँ वह सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा होती है, जो समय के साथ साथ दूर होने लगती है। ये भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं, उन्हें कठोरता से लेना चाहिए। इतनी कठोर लेने की भी आपको कोई जरूरत नहीं है। उन्हें जल्दी दूर कर देना चाहिए। आपकी जल्दी से कुछ नहीं होगा। त्रुटि बालक की स्पीड से कम होगी, आपकी स्पीड वहां पे काम नहीं करेगी दोस्तों। वे बच्चों की त्रुटियों की ओर संकेत करते हैं कि हाँ बच्चों ने यहाँ पे गलतियां की, उसकी ओर संकेत कर रहे हैं, ये भी नहीं होगा दोस्तों। सही उत्तर जो होगा ना इसका डी होगा। ये कह रहा है वह सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा होती है, जो समय के साथ साथ दूर होने लगती है। यानी कोई बालक यदि भाषा सीख रहा है, सीखते सीखते यदि कोई गलती कर रहा है ना, तो ये गलती भी उसके सीखने के साथ का एक हिस्सा है, जो धीरे धीरे समय के साथ साथ जैसे जैसे वो अभ्यास करता रहेगा, जैसे जैसे उस चीज की पुनरावृत्ति होती रहेगी, धीरे धीरे वो शार्प होती रहेगी, साफ होती रहेगी, और उसका समस्या का भी क्या हो जाएगा भाई, समाधान हो जाएगा। तो वह सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा होती है, जो समय के साथ साथ में बदलती जाती है। बिल्कुल ये डी वाला जो आंसर है ना 100% इसका सही होगा। भाई गलतियां भी तो हिस्सा ही है। बालक सीख रहा है तो जरूर थोड़ी, जो गलती कौन करेगा, जो सीखेगा वही गलती करेगा ना। यदि बालक सीख रहा है तब तो वो गलती करेगा ही करेगा। तो ये सही उत्तर होगा, वह सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा होता है, जो समय के साथ साथ में धीरे धीरे क्या हो जाता है, अपने आप में सही हो जाता है। डी इसका उत्तर सही होगा। ये तीनों नहीं होंगे दोस्तों। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। आज मैं थोड़े से प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी लेकर के आया हूं, है ना, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी लेकर के आया हूं। राधिका अक्सर, देखो कितना प्यारा नाम आ गया, राधिका अक्सर लड़का को लक्का, यानी लड़का शब्द बोलती है ना राधिका, तो बोलती है साथ साथ में लक्का, लड़का पूरा नहीं लक्का ही बोलती है, ड खा जाती है बीच में। कमाई होने लगी है, इस लाइन को ऐसी बोलती कमाई होगी, कमाई होने लगी को वो कैसे बोलती है, कमाई होगी। बस इतने शब्द वो बीच में से खा गई। लिखना जैसी गलतियां कर बैठती है, यह इस ओर संकेत करती है। राधिका नाम की कोई लड़की है जो इतनी भारी भारी गलतियां कर रही है। क्या करी भाई, लड़के को क्या बोल रही है, लक्का, ड खा जा रही है बीच में। कमाई होने लगी को क्या बोल रही है, कमाई होगी। लिखने में ऐसी गलती कर रही है। लड़का लिखना होता है, वो लड़का नहीं लिख करके क्या लिख देती है, स्पीड पर लक्का लिख देती है। कमाई होने लगी को क्या लिख देती है, कमाई होगी, होने लगी को खा जाती है। मतलब बीच में से अक्षर या वर्ण को खाते खाते वो लिख रही है। तो लिखना जैसी गलतियां कर बैठती है, यह किस ओर संकेत करती है, कि ये किसकी ओर संकेत कर रही है। भाई राधिका ध्यान से नहीं लिखती, क्या लिखते वक्त उसका ध्यान नहीं रहता है, या उसके लेखन का स्तर, उनके लेखन का स्तर में सुधार की आवश्यकता है, उसके लिखने का जो तरीका है उसमें सुधार लाने की जरूरत है। क्या राधिकाओं को मात्रा का ज्ञान नहीं है, या फिर राधिका के विचारों की तेज गति के साथ उसकी लेखनी नहीं चल पाती। ऑप्शन मुझे पता है आपको सही पकड़ लिया होगा आपने। राधिका ध्यान से नहीं लिखती, ये भी नहीं होगा दोस्तों। उसके लेखन का जो स्तर है
सुधार की आवश्यकता है, कोई सुधार की आवश्यकता, रेटिंग उसकी सही है बिल्कुल। राधिकाओं की मात्रा का ज्ञान है, मात्राओं का तो बात ही नहीं है, पूरा का पूरा शब्दधारी है वो, ये तो हो ही नहीं सकती। ये सही है भाई, राधिका के विचारों की तेज गति के साथ उसकी लेखनी नहीं चल पा रही है दोस्तों, यानी कि विचार उसके दिमाग में जितनी गति से आ रहे हैं ना, उतनी गति से उसका हाथ नहीं चल पा रहा है दोस्तों। ये कारण है, यदि जितने आपके विचार इतनी तेज गति से आ रहे हैं और उतनी तेज गति से अगर शरीर के अंदर ध्वनि नहीं बन रही होगी ना, तो आप हकलाने लग जाओगे, यानी तेज गति से बोलते बोलते हड़बड़ाने लग जाओगे, मुझे क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है, क्योंकि विचार तो आ रहे हैं तेज गति से, लेकिन ध्वनि का निर्माण नहीं हो पा रहा है। यही इसके साथ में होता है, विचार तो आ रहे हैं तेज गति से, लेकिन उतनी तेज गति से उसके हाथ नहीं चल पा रहा है। तो राधिका के विचारों की तेज गति के साथ उसकी लेखनी नहीं चल पा रही है, ये कारण है। इसकी वजह से वो लड़का को लक्का लिख रही है, कमाई होने लगी, वो क्या लिख रही है, कमाई होगी। तो इसका जो सही उत्तर होगा ना, क्या हो जाएगा भाई, राधिका को ये वाली त्रुटि सुधारनी चाहिए, या तो विचारों की गति को धीरे करें, या विचारों की गति उतनी तेज रखनी है ना, तो लेखनी की गति को क्या करें भाई, बढ़ा दें, तब उसकी ये गलती क्या होगी, निकल जाएगी। डी वाला उत्तर इसमें बिल्कुल सही होगा। ये देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है राहुल, है ना, राहुल को जब भी कक्षा में उत्तर देने के लिए कहा जाता है वह हकलाने लगता है, उसका क्या कारण हो सकता है। राहुल नाम का कोई लड़का है, उसको बार बार क्या किया जाता है, कक्षा के अंदर कोई भी प्रश्न पूछने के लिए इसका उत्तर बता, तो वो क्या करता है, हकलाने लग जाता है ना, ऐसे हकलाने जैसा बोलने लग जाता है, स्पष्ट भाई बोलता है। इसके पीछे क्या कारण है, प्रश्न पूछते वो क्यों हकलाता है, बाकी तो नहीं हकलाता है, इसके पीछे कारण क्या है। तो वो कह रहा है राहुल जानबूझकर ऐसा करता है ताकि उसको जवाब न देना पड़े। हो सकता है यदि राहुल स्मार्ट बालक हो और ऐसी मस्ती करने की उसकी आदत हो, तो ये भी तरीका वो अपना सकता है, ये भी हो सकता है। राहुल को सही उत्तर नहीं पता होता है, ये भी हो सकता है राहुल को सही उत्तर पता नहीं है, इसी वजह से नाटक कर रहा हो। यह राहुल की आदत है, आदत तो कैसे होगी, आदत होगी तो हर रोज हकलाता, केवल प्रश्न पूछते क्यों हकला रहा है, ये भी नहीं हो सकता है। राहुल बड़े समूह के सामने अपनी बात कहने में मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस करता है। दोस्तों जानबूझकर के ऐसा नहीं करता है, राहुल को सही उत्तर नहीं पता होता, इसके लिए सही उत्तर पता हो या नहीं हो, इसके लिए वो हकलाएगा नहीं, यह राहुल की आदत है, ये भी नहीं। राहुल बड़े समूह के सामने, एक जैसे ग्रुप के सामने अपनी बात कहने में मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस करता है, यानी कि वो अपनी बात को स्पष्ट नहीं कह पाता, उसको है ना मेंटली मनोवैज्ञानिक तरीके से ऐसा लगता है कि मैं अपनी बात को स्पष्ट नहीं कह पा रहा हूं दोस्तों। तो मनोवैज्ञानिक तरीके से बात को स्पष्ट कहने की वजह से, मनोवैज्ञानिक तरीके से बड़े समूह में अपनी बात को सही नहीं कह पा रहा है, इसलिए वो क्या कर रहा है, हकला रहा है। ये कारण है दोस्तों। आपने भी देखा होगा, यदि आप कभी स्टेज पे जाकर के बोले नहीं हो, कभी मंच पे जाकर के नहीं बोले, और अब जाकर के आप अचानक से मंच पे जाकर के बोलने लग जाओगे, तो क्या होगा, जैसे मंच पे जाकर के बोलने लगोगे ना, तो क्या होगा, अचानक से जाकर के आप हड़बड़ाने लग जाओगे, हकलाने लग जाओगे। कारण क्या है, बस मनोवैज्ञानिक तरीके ये कि इतने सारे लोगों को देख करके ना आप अपने आप को समायोजित नहीं कर पा रहे हो, इसलिए आपकी जुबान हकला रही है, इसलिए आपके पांव धूज रहे हैं दोस्तों। तो राहुल बड़े समूह के सामने अपनी बात कहने में मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस कर रहा है, उसको है ना, हाँ बिल्कुल दबाव महसूस कर रहा है, फ्री नहीं है वो, इसलिए वो क्या कर रहा है, हकला रहा है। डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर आप किस तरह का साहित्य उचित समझते हैं। यदि आपको कह दिया जाए कि प्राथमिक स्तर पर साहित्य की कोई पुस्तक निकालनी है, हिंदी के अंदर कोई कविताएं डालनी है, तो किस तरीके की कविताएं डालना आप उचित समझेंगे, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो कह रहा भाई क्या साहित्य के अंदर केवल कहानी डालोगे, ऐसा साहित्य जो प्रसिद्ध साहित्यकारों के द्वारा लिखा गया है वो लिखोगे, ऐसा साहित्य जिसमें शब्दों और घटनाओं का दोहराव हो, या केवल कविताएं। दोस्तों मैंने पहले ही कहा ना, केवल एकमात्र ऐसे जैसे भी शब्द आते ना, उनके सही होने के चांस बिल्कुल कम रहते हैं। तो ये केवल कहानियां, केवल कविताएं तो पहले से ही कट जाएगी। अब देखो, ऐसा साहित्य जो प्रसिद्ध साहित्यकारों के द्वारा लिखा गया हो, बात कर रहा है प्राथमिक स्तर की। अरे प्राइमरी लेवल पे प्रसिद्ध साहित्यकार को कैसे पढ़ेगा, हरिवंश राय बच्चन की कविताएं बालक पहली क्लास में कैसे पढ़ेगा, उससे पहले उसको बोलना पड़ता, तो सीखना पड़ेगा ना, कविता के प्रति उसका इंटरेस्ट जगेगा, रुचि उत्पन्न होगी, तब वह साहित्यकारों की कविताएं पढ़ेगा। तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन काटने के हिसाब से देखिए तो सी वाला उत्तर अपना क्या जा रहा है, बिल्कुल सही जा रहा है, और सही भी है। ऐसा साहित्य जिसमें शब्दों और घटनाओं का दोहराव हो, ऐसी कविता या ऐसा साहित्य लेकर के जाना है ना, जहां पे एक जैसे शब्द क्या आ रहा है, बार बार आ रहे हो, ताकि उनके शब्दों की बार बार आवृत्ति होगी, तो बालक के अंदर शब्द जो है ना समवर्ती बन जाएगा और शब्दों को बालक जान लेगा। प्रारंभिक स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर एक ही अध्यापक का एक ही लक्ष्य होता है, बालक को अधिक से अधिक शब्द आ जाए, जैसे उसकी भाषा अच्छी हो जाए। इसलिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करना जैसे ऐसे एक जैसे शब्द या एक जैसे वाक्य बार बार बन रहे। इसलिए आपकी वो कविता आती थी ना, आपने देखा होगा ऐसे टन टन वाली कविता की, टन टन
टन टन, घंटी बजी, रतन घर चल, वापस बार बार टन टन टन, ऐसे शब्द बार बार आते थे। ऐसे शब्द बार बार क्यों डाले जा रहे हैं कि शब्दों की बार बार आवृत्ति करनी, बालक को शब्द क्या हो जाए, ज्यादा से ज्यादा याद हो जाए। इसीलिए जैसा साहित्य जिसमें शब्दों और घटनाओं का दोहराव हो, शब्द और घटनाएं बार बार आ रही हो, वैसे शब्द आपको डालना चाहिए। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये लीजिए भाई अगला प्रश्न, पढ़िए एक बार आराम से। किस प्रकार के प्रश्न बच्चों की भाषागत समझ का आकलन करने में अधिक सहायक नहीं होते हैं? ये पूछ रहा भी, किस प्रकार के प्रश्न जो भाषागत समझ, बालक की भाषागत समझ भाषा की समझ का आकलन करने में अधिक सहायक होते हैं, नहीं है, अधिक सहायक नहीं होते हैं। वे पाठ पर आधारित तथ्यात्मक प्रश्न, कल्पना परक प्रश्न, चिंतन प्रश्न, अनुमान परक प्रश्न। भाई देखो, भाषागत का मतलब क्या होता है कि बालक भाषा के बारे में कितना जानता है, बोल करके पता लगाओगे आप उसका। आपको पता लगाना है, अनुमान के प्रश्न पूछोगे तो अनुमान के आधार पर उत्तर देगा, तो लिखित देगा चाहे मौखिक देगा, लेकिन ज्यादा बोलेगा कि नहीं बोलेगा, बोलेगा। चिंतन वाले प्रश्न दोगे, चिंतन करेगा तो अभिव्यक्ति अधिक निकलेगी, ये भी सही है। कल्पना करेगा, कल्पना परक नहीं है, परक क्या होता है, कल्पना परक प्रश्न, बिल्कुल कल्पना करेगा तभी भाषा की अभिव्यक्ति अधिक देगा। मतलब तीनों के द्वारा भाषा, पाठ पर आधारित तथ्यात्मक प्रश्न का उत्तर हमेशा पिक पॉइंटेड होता है, उसमें भाषागत दक्षता का पता नहीं लगा सकता है। ये कह रहे हैं भाषागत समझ, उसकी भाषा कितनी आती है इसका पता इसी के आधार पर लगेगा, अनुमान के आधार पर, चिंतन के आधार पर, कल्पना के आधार पर। वो उस भाषा में कितना चिंतन करता है, उस भाषा में कितनी कल्पना करता है, उस भाषा में कितना अनुमान लगा सकता है, इन तीनों के आधार पर करा। नहीं है कि बात कहिए ये ए वाला नहीं है भाई। पाठ्य पर आधारित तथ्यात्मक प्रश्नों के आधार पर भाषा के अंदर भाषागत दक्षता उसकी कितनी है, भाषा की समझ उसको कितनी है, इसका पता नहीं लगाया जा सकता। ये देखिए अगला प्रश्न, बच्चों के भाषा विकास की क्रमिक प्रगति का रिकॉर्ड रखने में कौन सा सर्वाधिक सहायक है? क्रमिक का मतलब एक निरंतर, इस क्लास में उसने कितनी प्रगति की, अगले क्लास में उसका क्या चेंजेस आया। क्रमिक रिकॉर्ड किसमें रखा जाता है भाई? शिक्षक डायरी, पोर्टफोलियो रिकॉर्ड, लिखित परीक्षा की उत्तर पुस्तिका या नोटबुक। नोटबुक में कुछ नहीं लिखा सकता, शिक्षक डायरी में शिक्षक अपनी कार्य भूमिका लिखता है, लिखित परीक्षा में उत्तर में केवल प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। सही उत्तर होगा इसका पोर्टफोलियो रिकॉर्ड। दोस्तों पोर्टफोलियो रिकॉर्ड क्या होता है, ये भी मैं सहायक सामग्री समापन मूल्यांकन में आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन ध्यान रखना पोर्टफोलियो रिकॉर्ड में क्या होता है कि एक निश्चित समय में बालक के अंदर कितनी अंतर आया है, इस क्लास में क्या समस्या थी, उस समस्या का अगली क्लास में कितना बदलाव आ गया है, इसका जो रिकॉर्ड जिसमें रखा जाता है ना, वो रखा जाता है आपके पोर्टफोलियो रिकॉर्ड में। मान लीजिए 7वीं क्लास में एक बालक मात्राओं की इतनी मिस्टेक कर रहा है, अब 8वीं में आ गया इसने कितनी की। अब इन दोनों के अंदर क्रम कि 7वीं में एक पेज पर इतनी मिस्टेक कर रहा था, 8वीं में अब इतनी कर रहा है, अब कम आया है या ज्यादा बढ़ी है, इसका अनुमान लगाने के लिए ये जो रिकॉर्ड रखा जाता है किसमें रखा जाता है, आपका पोर्टफोलियो रिकॉर्ड में रखा जाता है। तो बच्चों की भाषा विकास का क्रमिक प्रगति रिकॉर्ड रखने में कौन सा सर्वाधिक सहायक है? पोर्टफोलियो रिकॉर्ड बिल्कुल सही है दोस्तों, बी इसका सही उत्तर होगा। आकलन एक सतत प्रक्रिया है, इसका प्राथमिक उद्देश्य है। आकलन जो है एक प्रकार की सतत प्रक्रिया, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसका प्राथमिक मतलब पहला उद्देश्य क्या हो सकता है? प्रविधि, पाठ्यपुस्तक, शिक्षक और शिक्षार्थी में सुधार का अवलोकन करना, प्रविधि, सामग्री, शिक्षक और कक्षा कार्य के निष्पादन में सुधार की प्रतिपुष्टि करना, विषय वस्तु, शिक्षण, पाठ्य सामग्री, प्रशिक्षण में सुधार की प्रतिपुष्टि, विषय वस्तु, पाठ्यपुस्तक, शिक्षक और कक्षा में सुधार का समर्थन। आया हुआ प्रश्न, कितना गजब का प्रश्न है, ऑप्शन में उलझते चले जाओ, आपका ऑप्शन कभी सही निकल ही नहीं सकता है। ऐसे प्रश्नों को कैसे सोल्व करना चाहिए? देखिए ये क्या बात कर रहा है, आकलन एक सतत प्रक्रिया है। मैंने पहले कहा कि आकलन एक सतत प्रक्रिया, इसका प्राथमिक उद्देश्य, सतत का मतलब क्या होता है? निरंतर चल रही है, निरंतर चल रही है मतलब निरंतर प्रक्रियाओं का जो नोट किया जाएगा वो केवल निरीक्षण या अवलोकन के द्वारा किया जाएगा, आंखों के द्वारा किया जाता है। सतत प्रक्रिया में सर्वाधिक जो प्रक्रिया भूमिका निभाता है वो निभाता है आपका अवलोकन। तो ये कह रहा है देखो, पहले विषय वस्तु, पाठ्यपुस्तक, शिक्षक और कक्षा में सुधार का कार्य का समर्थन करता है। नहीं भाई, हाँ विषय वस्तु में सुधार, पाठ्यपुस्तक, शिक्षक और कक्षा में सुधार, बालक का तो इसमें नाम ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। विषय वस्तु, शिक्षण, पाठ्य सामग्री, प्रशिक्षण में सुधार की प्रतिपुष्टि, बालक को ट्रेनिंग दे रहे हो उसमें कैसे सुधार करोगे, ये भी नहीं हो सकता प्राथमिक उद्देश्य। प्रविधि, सामग्री, शिक्षक
और कक्षा कार्य में निष्पादन सुधार के लिए प्रतिपुष्टि। देखो तीनों के अंदर कई बच्चे की तो बात ही नहीं की गई है, जबकि सतत और आकलन होता किसका है, बालक का होता है। तीनों ऑप्शन में कई बालक शब्द नहीं है। देखो शिक्षार्थी के लगा हुआ है नहीं है, किसी में नहीं लगा हुआ है। मतलब जहां पर शिक्षार्थी की बात ही नहीं आ रही, सतत मूल्यांकन तो करना है शिक्षार्थी का, और तीनों में शिक्षार्थी की दिख ही नहीं रहा है, तो इन तीनों को आंख बंद करके गलत कर दो, ये हो ही नहीं सकते दोस्तों। प्राथमिक की बात करें तो ये सही होगा। प्रविधि पाठ्य पुस्तक शिक्षक ये आ गया, शिक्षार्थी में सुधार का अवलोकन। प्रविधि में सुधार कर सकते हो, पाठ्य पुस्तक में सुधार कर देते हो, शिक्षक यदि सही नहीं पढ़ा रहा है तो उसमें, और शिक्षार्थी में सुधार करने के लिए जो अवलोकन करते हो, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है किसका, सतत मूल्यांकन का। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे जब घुमावदार ऑप्शन आते हैं ना, इनको ऐसे पढ़ा जाता है दोस्तों, प्रश्न के आधार पर इसको कट किया जाता है। बात करते हैं सतत परिक्रिया की, सतत परिक्रिया किसकी होती है भाई, सतत मूल्यांकन किसका होता है, बालक का होता है ना। देखो तीनों में कहीं बालक की बात ही नहीं की है, जब बात ही नहीं की गई तो तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, आपके गलत हो जाएंगे, और ये वाला अपने आप में क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन में इतने शब्द दे रखे ना, उलझते चले जाओ, कभी सही नहीं होंगे ऐसे प्रश्न। तो ये सीटेट का प्रश्न है। भाषा का पोर्टफोलियो हो सकता है, पोर्टफोलियो रिपोर्ट मैंने अभी आपको बताइए कि भाषा का पोर्टफोलियो क्या हो सकता है। प्रपत्रों का आकर्षक संग्रह, परियोजना कार्य का संगठित संग्रह, प्रश्नानुसार लिखित उत्तरों का संग्रह, प्रपत्र का संगठित एवं क्रमबद्ध संग्रह। देखो आकर्षक नहीं होता है, ऐसा डिजाइन से कोई लेना देना नहीं है। परियोजना का कार्य का संगठित, योजना नहीं बनी जाती दोस्तों, इसमें गलतियां लिखी जाती है। प्रश्नानुसार लिखित उत्तरों का संग्रह, प्रश्नों के उत्तर इसमें नहीं लिखे जाते हैं। प्रपत्र का संगठित और क्रमबद्ध संग्रह, यानी कि संगठित मतलब समूह रूप से, पहली से लेकर के 5वीं तक 8वीं तक कितने संगठित रूप में, और क्रमबद्ध में इस क्लास में इतना चेंजेस आया, इस क्लास में इतना चेंजेस आया, इस महीने में इतना चेंजेस आया, क्रमबद्ध तरीके से बदलाव लिखा जाता है। तो भाषा शिक्षण में जो प्रपत्र का होना संगठित एवं क्रमबद्ध संग्रह, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न, भाषा शिक्षक की भूमिका में महत्वपूर्ण है कि, भाषा शिक्षक की भूमिका में महत्वपूर्ण है। भाषा का आप शिक्षक हो तो आपकी भूमिका के लिए क्या इंपॉर्टेंट है इन चारों में से। पाठ्य पुस्तक आधारित आकलन के स्थान पर स्वयं बहुविकल्पी प्रश्न तैयार करना। ये कह रहा है पाठ्य पुस्तक पर आधारित आकलन के स्थान पर, पाठ्य पुस्तक में जो आकलन दे रखा है उसके आधार पर नहीं करके आप अपने हिसाब से बहुविकल्पी प्रश्नों का निर्माण कर दो। क्या आप भाषा के शिक्षक हो तो ये काम करोगे। पाठ्य पुस्तक को ही आकलन का एकमात्र आधार माने कि जो भी आकलन करना है इस पुस्तक में से करना है, इस पुस्तक के बाहर मुझे कुछ भी नहीं करना है, क्या आप ये करोगे। फिर पाठ्य पुस्तक को समय सीमा के भीतर पूर्ण करा दे। केवल भाषा शिक्षक के शिक्षक को आप इतना सा काम करोगे कि इस पाठ्य पुस्तक को मैं एक अपने कोर्स के साल के अंदर अंदर पूरा करवा दूं। यहाँ पूछ रहे हैं पाठ्य पुस्तक की सीमा से स्वतंत्र होकर विविध संदर्भ में भाषा प्रयोग को महत्व देंगे। ये कह रहा है आपका शिक्षक किसको, भाषा के शिक्षक को। आप अपने हिसाब से बहुविकल्पी प्रश्न बनाओ या ना बनाओ, पुस्तक का एक मात्र आकलन का साधन नहीं हो सकता दोस्तों। पाठ्य पुस्तक को समय पर पूरा करना भाषा शिक्षक की जिम्मेदारी इतनी से नहीं है। भाषा शिक्षक की क्या जिम्मेदारी है, पाठ्य पुस्तक की सीमा से स्वतंत्र होकर, पाठ्य पुस्तक के सीमा का मतलब 2 से स्वतंत्र होकर के विविध संदर्भ में भाषा प्रयोग करने के बालकों को अवसर देना कि समय समय पर वो क्या कर सके भाई, भाषा के प्रयोग कर सके, परिस्थिति में ज्यादा से ज्यादा भाषा का प्रयोग कर सके, ऐसे अवसर देना, यह आपकी मुख्य भूमिका होगी दोस्तों। महत्वपूर्ण आपके लिए अगर कोई काम है तो यह है पाठ्य पुस्तक की सीमा से स्वतंत्र होकर के आपको विविध संदर्भ में बालक को भाषा प्रयोग करने के अवसर प्रदान करना या महत्व देना। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न, पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से, पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से इस बात का पता चलता है कि बच्चे प्रश्नवाचक शब्द से बच्चे परिचित हैं या नहीं। अब पाठ पढ़ करके आप बच्चों से जो प्रश्न करवा रहे हो, क्यों करवा रहे हो, बनवाने का मतलब क्यों करवा रहे हो, इस बात का पता लगाने के लिए कि बच्चे प्रश्नवाचक शब्दों के जो चिन्ह होते हैं, प्रश्नवाचक शब्द से बच्चे परिचित हैं या नहीं, प्रश्नवाचक शब्द जो होते हैं उनसे शब्द बच्चे परिचित हैं या नहीं, इसके लिए आप प्रश्न करवाते हो। यहाँ शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ में कितनी गहराई से समझा है, या कक्षा कार्य की अच्छी युक्ति पूरी होती है, या प्रश्न बनाने की आदत का विकास होता है। बालक के प्रश्न बनाने की आदत का विकास नहीं होता, ये कक्षा कार्य की कोई युक्ति नहीं, कोई नियम नहीं है दोस्तों। इस बात का पता चलता है कि बच्चे प्रश्नवाचक शब्द से बच्चे परिचित होंगे या नहीं, ये भी नहीं हो सकता दोस्तों, क्योंकि प्रश्नवाचक शब्दों से परिचित वैसे भी हो सकते हैं। भाई पाठ्य पुस्तक में पाठ पूरा करके क्या प्रश्न क्यों करवा रहे हो, तो सही उद्देश्य जो इसका होगा ना वो होगा शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है, कितने अच्छी तरीके से इस पाठ को समझ लिया है, इसलिए वो प्रश्न करवाते हैं ताकि जितना अच्छा वो प्रश्न का उत्तर लिखेगा वो अनुमान लगा लेगा कि उसने बच्चे ने उस पाठ को इतनी गहराई से सीखा है। तो इसका उत्तर जो सही होगा ना वो बी हो जाएगा भाई, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए आज अलग अजीब गरीब प्रश्न है सारे।
लेखन कौशल से संबंधित नहीं है। लेखन का मतलब लिखना, लिखने से संबंधित क्या नहीं है पूछा है नहीं पूछा है दोस्तों। देखते हैं क्या क्या नहीं है, इसमें ऑप्शन पढ़ते हैं। सबसे पहले ऑप्शन दे रखा है विषय वस्तु को स्पष्ट और तार्किक रूप से संगठित करना, लेख को कुशलता पूर्वक लिखना, व्याकरण का सही प्रयोग, विचारों के बीच संबंध स्थापित नहीं करना। ये पूछ रहा है लेखन कौशल से संबंधित कौन सा नहीं है। विषय वस्तु को स्पष्ट और तार्किक रूप से संगठित करना बिल्कुल सही है। विषय वस्तु को यदि आप तार्किक रूप से संगठित करोगे तभी तो उसको लिख पाओगे, ये तो सही है। लेख को कुशलता पूर्वक लिखना, बिल्कुल कुशलता पूर्वक, टैलेंट के साथ में, आर्ट के साथ में लिखना, ये भी सही है। व्याकरण का सही प्रयोग, लेखन कौशल कर रहे हो तो व्याकरण का सही प्रयोग करना तो जरूरी है। लेकिन विचारों के बीच संबंध स्थापित नहीं करना, और विचारों के बीच जब तक संबंध स्थापित नहीं करोगे तब तक कैसे आप लिख पाओगे। विचारों के बीच में सही संबंध स्थापित होगा ना, तभी तो आप सही लेखन कर पाओगे। ये वाला नहीं होगा दोस्तों, डी इसका उत्तर नहीं होगा। इसने नहीं पूछा है, ये डी वाला नहीं होगा दोस्तों। ये देखिए आपका अगला प्रश्न, पढ़ने को दैनिक जीवन की जरूरतों से जोड़ना यह किस भाषाई कौशल का उद्देश्य है। पढ़ने को, किसी बात पढ़ने को दैनिक जीवन की जरूरतों से जोड़ना यह किस भाषाई कौशल का उद्देश्य है। पठन कौशल, श्रवण कौशल, लेखन कौशल या वदन कौशल। ये वदन कौशल, लेखन कौशल, श्रवण कौशल नहीं होंगे। बात क्या कर रहा है, पढ़ने को दैनिक जीवन की जरूरतों से जोड़ना, तो इसके लिए महत्वपूर्ण कौशल भी कौन सा हो रहा है, यहाँ पढ़ने की बात करा तो यहाँ पे भी पठन ही होगा दोस्तों। ये पठन इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके द्वारा दैनिक जीवन की जरूरतों से जोड़ना ये किस भाषाई कौशल का उद्देश्य है, मतलब पढ़ करके उस पढ़ी हुई चीज को दैनिक जीवन से जोड़ना। ये कौन से भाषाई कौशल में आ रहा है, तो पढ़ने के द्वारा, पढ़ने के बाद ही जोड़ रहा है, तो पठन कौशल के द्वारा दोस्तों। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नॉर्मल प्रश्न था ये तो। निम्न में से कौन पठन का प्रकार नहीं है, किसके द्वारा पठन नहीं किया जा सकता। सस्वर, बिल्कुल सस्वर होता है, मौन वाचन भी होता है, द्रुत वाचन भी होता है। द्रुत पठन भी है, मौन पठन भी है, सस्वर पठन भी है। अर्थ पठन कुछ नहीं होता है दोस्तों। हाँ, पठन अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ना, अर्थ ग्रहण अलग शब्द है, लेकिन अर्थ पठन कुछ नहीं होता है दोस्तों। अर्थ पठन क्या हो जाएगा इसका गलत उत्तर भाई, अर्थ पठन इसमें कुछ नहीं होता है। तो पठन का कौन सा प्रकार नहीं है पूछा है इसने, तो दोस्तों ये वाला नहीं है, अर्थ पठन नहीं होता है। बाकी ये तीनों नहीं है। सही उत्तर जो हो जाएगा उसका क्या हो जाएगा आपका, अर्थ पठन। ये लीजिए आपका अगला प्रश्न, मौन वाचन का उद्देश्य है, मौन वाचन का उद्देश्य है सतही ढंग से पाठ को खत्म करना, गहन अर्थ ग्रहण करना, बिना बोले पढ़ने की कुशलता का विकास करना, शांति के साथ में पढ़ना। इसमें जो तीनों उद्देश्य है ये उद्देश्य है। अरे उत्तर ये प्रश्न ये होगा, उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य नहीं है दोस्तों। ये भी उद्देश्य है, शांति के साथ में पढ़ना, मौन वचन आराम से, शांति के साथ मतलब आराम से बैठ करके पढ़ना, बिना बोले पढ़ने की कुशलता का विकास करना, बिल्कुल बिना होठ हिलाए ना, चुपचाप बैठ करके पढ़ना, ये भी है। गहन अर्थ ग्रहण करना, मौन वचन का एक भाग है, गंभीर वाचन या गहन वाचन, गंभीर चीज को किसी को गहराई से पढ़ना हो तो मौन वाचन, ये तीनों के तीनों तो उद्देश्य है। सतही ढंग से पाठ को खत्म करना, सतही मतलब ऊपर ही ऊपर तरीके से पाठ को खत्म कर देना, यह मौन वचन का लक्ष्य नहीं है दोस्तों। मौन वचन तो गहन अध्ययन, बिल्कुल आपको वास्तविक अर्थ ग्रहण होना चाहिए, ये नहीं है। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो मौन वाचन का उद्देश्य है, प्रश्न ऐसे नहीं है, प्रश्न ये है मौन वाचन का उद्देश्य नहीं है, इसमें सही हो जाएगा आपका ए। ये देखिए अगला प्रश्न, भाषा के आधारभूत कौशल, किसके कौशल है, भाषा के आधारभूत कौशल, एक क्रम, आधारभूत का मतलब मेन कौशल, आधार जिससे भाषा के कौशल का डेवलप होता है, एक क्रम में सीखे जाते हैं, अंतः संबंधित होते हैं, विद्यालय में सीखे जाते हैं, या अंतर संबंधित नहीं होते हैं। पहले कह रखा है एक जैसे ऑपोजिट ऑप्शन, मतलब इन दोनों में से एक सही होगा, इनको काट दो, जो दोनों ऑपोजिट है। बताओ एक दूसरे से अंतर संबंधित होंगे या अंतर संबंधित नहीं होंगे। अरे सुनना और बोलना ये आधार कौशल है, सुनना और बोलना ये क्या है, आधार कौशल है। जब तक ये दोनों काम नहीं आएंगे तब तक आप भाषा नहीं सीख सकते। तो बोलिए दोनों आपस में संबंधित होते कि नहीं होते, होते हैं। कारण जब तक जिसकी ध्वनि आपके कान में नहीं पड़ेगी वो शब्द आपके मुंह से कभी भी बाहर नहीं निकलेगा। ये दोनों अंतर संबंधित होते दोस्तों, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये अंतर संबंधित नहीं होते, ये नहीं, ये अंतः संबंधित होते हैं। आपका मुख केवल उसी शब्द को बोल सकता है जिसकी ध्वनि आपके कान में सुन रखी हो, इसलिए सुनना और बोलना आपस में क्या है भाई, अंतर संबंधित है। तो सही उत्तर जो होगा इसका क्या हो जाएगा भाई, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न, एकांके पढ़ने का क्या कह रहा है, देखिए एकांके पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या है।
एकांकी एक प्रकार का नाटक होता है जिसमें अलग अलग पात्र होते हैं और अलग अलग पात्रों का अलग अलग रोल होता है, उसे अपन क्या कहेंगे, एकांकी। एकांकी पढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका क्या हो सकता है, पढ़ने का या पढ़ाने का, बच्चों से अलग अलग पात्रों में संवाद पढ़ाए जाए और फिर एकांकी का मंचन हो। एकांकी को बच्चे घर से पढ़कर आए और कक्षा में शिक्षक सवाल पूछे, शिक्षक स्वयं पढ़ते हुए सवाल पूछे, शिक्षक स्वयं पढ़े और बच्चे सुने। ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं होगा शिक्षक स्वयं पढ़ते हुए सवाल पूछे, ये भी इतना अच्छा तरीका नहीं हो सकता। सबसे अच्छा पूछा है एकांकी बच्चे घर से पढ़ करके आए और फिर पढ़े, अरे नहीं, पहले अध्यापक पढ़ाएगा और बालक फिर घर पर पढ़ेंगे, ये भी नहीं हो सकता दोस्तों। तो ऑप्शन काटने के हिसाब से देखिए तो ए अपना क्या हो रहा है, यहाँ पे सही उत्तर हो रहा है, बिल्कुल ए सही होगा। बच्चों से अलग अलग पात्रों में संवाद पढ़ाया जाए। आपने छोटी कक्षाओं में ये चीज देखी होगी, ऐसा कोई पाठ आता है जिसमें अलग अलग पात्र होते हैं, तो अध्यापक क्या करता था, जो लड़की वाले पात्र होते हैं उसमें ना बालिकाओं को खड़ा करते थे और जो लड़के वाले पात्र होते थे उनमें बालकों को खड़ा करते थे और एक एक रोल दे दिए जाते थे। फिर जिस जिसकी जो लाइन आती ना वो बच्चे पढ़ते हुए एक प्रकार का एक नाटक तैयार हो जाता है, एक मंचन तैयार हो जाता। तो एकांकी पढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका यही है, अलग अलग पात्रों को संवाद करवा दीजिए, अलग अलग पात्रों को वहां पे बना दो और फिर एकांकी का क्या करो भाई, मंचन करो, एक प्रकार से नाटक कर दो। एकांकी पढ़ाने का जो सबसे बढ़िया तरीका है ना वो ये ए वाला है और ए इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। ये दीजिए आपका अगला प्रश्न, विशेष अक्षमता विशेष क्षमता वाले बच्चों की कक्षा में लेखन कौशल के अभ्यास के लिए महत्वपूर्ण है। विशेष अक्षमता वाले, अतिरिक्त अक्षमता जो रखते हैं वाले बच्चों की कक्षा में लेखन कौशल के अभ्यास के लिए महत्वपूर्ण है। लिखने की यदि उनको कोई प्रैक्टिस करवानी है, लेखन कौशल का विकास कराना, इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है भाई, विचारों की मौलिकता, शुद्ध वर्तनी का प्रयोग, अलंकारी भाषा का प्रयोग या अक्षरों की सुंदर बनावट। दोस्तों अक्षरों की सुंदर बनावट इतना जरूरी नहीं है, अलंकारिक भाषा का प्रयोग करना जरूरी नहीं है। ये विशेष क्षमता वाले बच्चों की बात कर रहा है जो अतिरिक्त क्षमता रखते हैं, शुद्ध वर्तनी का प्रयोग नहीं। विचारों की मौलिकता, यदि लेकिन विचारों की मौलिकता का मतलब सिर्फ विचारों की मौलिकता का मतलब ये हो गया कि जो बालक के मौलिक विचार है ना वह लिखने के लिए को, तभी तो उनके विशेष क्षमता वाले बच्चों की कक्षा में लेखन कौशल के अभ्यास के लिए विचारों की मौलिकता, आपके मन में जो विचार आ रहे हैं ना उनको आप लिखो, मौलिक विचारों को लिखो। इससे बालक की लेखन क्षमता का भी क्या होगा भाई, साथ साथ में विकास होगा। तो जो यहाँ पे सही उत्तर होगा ना दोस्तों वो क्या हो जाएगा आपके विचारों की मौलिकता, ए वाला जो उत्तर होगा वो क्या होगा आपके बिल्कुल सही होगा। ये देखिए अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर, कौन से स्तर पर पूछा है भाई, प्राथमिक स्तर पर सुनना बोलना कौशल के विकास के लिए कौन सी विधियां अधिक सहायक हैं। कहानी कथन, कविता पाठ, भाषा प्रयोगशाला, भूमिका निर्वाह या बातचीत करना। देखिए प्राथमिक स्तर पर सुनना, छोटी कक्षा की बात कर रहा है, सुनना बोलना कौशल के विकास के लिए, सुनना और बोलने के कौशल के विकास के लिए कौन सी विधि अधिक सहायक है। कहानी कथन, कविता पाठ, भाषा प्रयोगशाला, भूमिका निर्वाह या बातचीत करना। ये कह रहा है जिसमें बालक सुने भी बढ़िया और बोले भी, सुनना भी बढ़िया। कहानी कथन में केवल सुनेगा, कविता पाठ में केवल बोलेगा, भाषा प्रयोगशाला में सुनेगा। ये कह रहा है प्राथमिक स्तर पर छोटी कक्षाओं के लिए सुनना और बोलना दोनों का में। भूमिका निर्वाह दोस्तों इसको कहते हैं हम रोल प्ले, इस भूमिका निर्वाह को क्या कहते हैं हम रोल प्ले। और बातचीत करना, ये यदि रोल प्ले और बातचीत करने का मौका यदि आप बच्चों को दोगे तो सुनना और बोलना दोनों कौशल का क्या हो जाएगा, उनका विकास हो जाएगा। बातचीत में बालक सुनता भी है, रोल प्ले में भी सुनता है। भूमिका निर्वाह का मतलब होता है रोल प्ले करना, तो रोल प्ले में बालक सुनता है और बोलता भी है, और बातचीत में भी बालक सुनता है और बोलता भी है। सुनने और बोलने का विकास करने के लिए प्राथमिक स्तर पर यदि कोई बढ़िया तरीका है तो वो ये है भूमिका निर्वाह करना और उसके सीध में बातचीत करना। दोस्तों सही उत्तर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा भाई। ये लीजिए आपका अगला प्रश्न, पर्यावरण वो सब कुछ है, पर्यावरण वो सब कुछ है जो किसी व्यक्ति के चारों ओर से घिरे हुए हैं, वह उस पर सीधा प्रभाव डालता है। पर्यावरण की परिभाषा है, पर्यावरण के संदर्भ में यह परिभाषा किसने दी है, ये पूछा है इसने कि पर्यावरण वो सब कुछ है जो किसी व्यक्ति के चारों ओर से घेरे हुए, जो एक व्यक्ति को चारों ओर से घेर रखा है, जिसने घेर रखा है वो सब कुछ पर्यावरण है और वो उसके ऊपर सीधा प्रभाव डाल रहा है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई, स्किनर, सुकरात, होल या निम्बर्ट। तो दोस्तों सही उत्तर उसका निम्बर्ट के द्वारा दी गई है, सुकरात स्किनर इसके अंतर नहीं है। परिभाषाओं का कोई तरीका भी नहीं होता है, ये निम्बर्ट के द्वारा दी गई परिभाषा है। मैंने पहले कहा पर्यावरण भाषा के अंदर परिभाषाओं का इतना कोई रोल नहीं है, अपने शिक्षण विधियों के अंदर इतना कोई भारी रोल नहीं है। प्रयोग प्रदर्शन विधि को प्राथमिक स्तर पर सर्वश्रेष्ठ विधि मानने का कारण क्या है।
प्रयोग प्रदर्शन जो करते हो, प्रयोग प्रदर्शन जो विधि है, उनको पहली कक्षा में प्राथमिक स्तर पर है ना, उस विधि को सबसे अच्छी विधि मानी गई है। क्या कारण है कि उस विधि को सबसे अच्छी विधि मानी गई है दोस्तों? ये कह रहा है धन की बचत, सस्ते उपकरणों का प्रयोग, बालकों को निरीक्षण के समान अवसर प्राप्त होता है, बालक व अध्यापक दोनों सक्रिय होता है। किसकी बात की है? प्रयोग प्रदर्शन विधि की। तो भाई धन की बचत करना या सस्ते उपकरणों का प्रयोग या निरीक्षण शक्ति का समान अवसर देने के लिए प्रयोग प्रदर्शन नहीं किया जाता दोस्तों। प्रयोग प्रदर्शन विधि का प्राथमिक स्तर पर इसलिए किया जाता है क्योंकि इसके अंदर बालक और अध्यापक दोनों क्या हो जाते हैं, एक साथ में सक्रिय हो जाते हैं, तो क्लास क्रिएटिव बन जाती है। तो डी वाला जो उत्तर होगा ना इसके लिए बिल्कुल सही होगा दोस्तों। बालक और अध्यापक दोनों सक्रिय रहते हैं, इसीलिए प्राथमिक स्तर पर प्रयोग प्रदर्शन किया जाता है। ये देखिए आपका अगला प्रश्न, सबसे अच्छी वह विधि होती है, सबसे अच्छी वह विधि होती है जिसमें अधिक सहायक सामग्री का प्रयोग हो, शिक्षार्थी पर आधारित क्रिया अधिक हो, बहुत से प्रश्न हो या बहुत सी क्रियाएं हो। एक से अधिक क्रिया होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्रश्न चाहे कितने भी अधिक डाल दो, है ना, इसका मतलब वो नहीं कि वो विधि अच्छी हो गई। अधिक सहायक सामग्री हो, कोई जरूरी नहीं है सहायक सामग्री कम हो लेकिन अच्छी हो, प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। विद्यार्थी पर आधारित क्रिया अधिक हो, वही शिक्षण विधि अच्छी होगी जो बाल केंद्रित होगी। बालक जिसमें ज्यादा से ज्यादा क्रिया कर रहा है, मतलब वह विधि सबसे सर्वश्रेष्ठ है। जिसमें बालक क्रिया कम कर रहा है, वह विधि कभी भी सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकती। इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा भाई आपके? बी, विद्यार्थी पर आधारित क्रिया अधिक हो। जिसमें विद्यार्थी पर क्रिया आधारित अधिक है, वह विधि सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाएगी। तो सबसे अच्छी वह विधि है जिसमें विद्यार्थी पर आधारित क्रिया अधिक हो। बी इसके अंदर सही उत्तर हो जाएगा भाई। ये देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, बालकों को, बहुत बढ़िया प्रश्न भाई, बालकों को कम से कम बताना चाहिए तथा उन्हें अधिक से अधिक स्वयं खोज निकालने के लिए प्रेरित करना चाहिए। यह कथन किसने कहा है? इसने कहा कि बालकों को आप कम बताओ, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को ऐसे निर्देश या आदेश दो कि वह ज्यादा से ज्यादा खुद अन्वेषण करें, स्वयं बालक खोज करके सीखें। आप बालकों को कम बताओ, बालकों को स्वयं करके अधिक सीखने दो। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है कि बालकों को कम से कम बताना चाहिए तथा उन्हें अधिक से अधिक स्वयं खोजने के लिए प्रेरित करना चाहिए ताकि बालक स्वयं खोजते खोजते अधिक सीखे। मतलब साफ तौर पर यह कह रहा है कि अध्यापक बालक को कम सिखाएं और बालक अपने आप अधिक सीखे। ये वाली परिभाषा किसके द्वारा दी गई है दोस्तों? आर्मस्ट्रॉन्ग द्वारा, रूसो द्वारा, हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा या बोलार्ड द्वारा। दोस्तों ये तीनों के द्वारा नहीं दी गई है। ये परिभाषा जो दी गई है दोस्तों हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा दी गई थी। हर्बर्ट स्पेंसर ने बताया था कि बालकों को कम से कम बताना चाहिए और अधिक से अधिक उनको स्वयं खोज करके सीखने के लिए आपको क्या करना चाहिए? प्रेरित करना चाहिए। तो सही उत्तर जो होगा वो क्या हो जाएगा आपके? हर्बर्ट स्पेंसर। ये देखिए अगला प्रश्न, शैक्षिक नवाचार के अंतर्गत आने वाली विधियां हैं। शैक्षिक नवाचार के अंतर्गत आने वाली विधियां हैं। नवाचार का एक टॉपिक भी है भाई, सामाजिक वालों के भी है, फर्स्ट लेवल में भी जुड़ा है नवाचार का। ये टॉपिक सबसे आ रहा है। शैक्षिक नवाचार के अंतर्गत नई नई विधियां कौन सी भाई? दलीय शिक्षण विधि, सूक्ष्म शिक्षण विधि, अभिनय भूमिका निर्वाह विधि या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ये दलीय शिक्षण विधि है ना, यह भी नवाचार है, नवीन विधि है। सूक्ष्म शिक्षण विधि, माइक्रो टीचिंग जो है ना, ये भी नहीं है। अभिनय और भूमिका निर्वाह, रोल प्ले और नाटक की जो विधि है वो भी नहीं है। तो ये सारी की सारी शिक्षक के अंदर नवाचार विधि कहलाती है दोस्तों। इसका जो सही उत्तर होगा ना क्या हो जाएगा आपका? उपयुक्त सभी। ये सारी की सारी विधि कौन सी कहलाती है दोस्तों? नवाचार वाली विधि कहलाती है, नवाचार विधि कहलाती है। उपयुक्त सभी इसका क्या हो जाएगा? उत्तर सही हो जाएगा। भूमिका निर्वाह में अध्यापक की भूमिका होती है। भूमिका निर्वाह मतलब रोल प्ले करते समय एक अध्यापक की क्या भूमिका होती है? केवल निर्देश के रूप में, केवल निरीक्षक के रूप में, निर्णायक के रूप में, निर्देशक, पर्यवेक्षक एवं निर्णायक के रूप में। अब ये कह रहा है कि किसमें होती है? मैंने कहा केवल और एकमात्र वाले ऑप्शन की इतनी वैल्यू नहीं होती है, इनको काट दो, ये दोनों सही नहीं होंगे। अब निर्णायक के रूप में होती है या तीनों रूप में होती है दोस्तों? तो एक जब रोल प्ले कर रहा होता है ना, तब अध्यापक की भूमिका तीनों रूप में होती है। वो बालकों को निर्देश भी देता है, बालकों को पर्यवेक्षक के रूप में भी होती है, जांच भी करता है, और निर्णायक कभी कभी वो जज बनकर के निर्णय भी करता है कि इसने रोल प्ले किस हद तक कैसा सही किया या नहीं किया है। तो ये कह रहा भूमिका निर्वाह में अध्यापक की क्या भूमिका होती है? तीनों भूमिका होती है। कभी निर्देशक के रूप में भी होता है वो, पर्यवेक्षक के रूप में भी होता है वो, निर्णायक के रूप में होता है। तीनों के तीनों रूप में होता है। मतलब इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ना दोस्तों वो क्या हो जाएगा आपके? डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा भाई। ये देखिए आपका अगला प्रश्न,
श्वसन तंत्र। अगर मैं आपको यदि कमेंट पढ़ने के लिए अगर आपको क्लास ऐसी लगा दी जाए ना, एक एक बच्चे के यदि कमेंट पढ़ के पढ़ाया जाए ना, किसी हालत में ये 50 प्रश्न 1 घंटे में पूरे नहीं हो पाते हैं। 2100 प्रश्न लगने में ना अपन को 2 महीने 3 महीने लग जाते हैं और अपने 2100 प्रश्न कभी भी पूरे हो ही नहीं पाते हैं। इसीलिए मैं बातों पे ध्यान नहीं देता, क्योंकि 50 प्रश्न 1 घंटे में कराना बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। फिर आप तो मेरे से ज्यादा जानते हो, क्योंकि आप मेरे से ज्यादा क्लासेस देखते होंगे YouTube के ऊपर, तो आपको पता होगा भी 1 घंटे में मैक्सिमम कितने प्रश्न हो सकते हैं, वो भी समझाते इतनी थ्योरी कराने के बाद में ना इतनी स्पीड से 50 प्रश्न करवाना ना मेरे लिए तो मुश्किल का काम है। हो सकता है और कोई टीचर आराम से करवा रहा होगा, लेकिन 50 प्रश्न करवाना 60 मिनट में, वो भी सारे समझाते इतना आसान भी नहीं होता है दोस्तों। इसीलिए मैं कभी भी इस तरीके से कमेंट पढ़ना या उनके जवाब देना आपके लिए उचित भी नहीं समझता हूँ। तो आप जैसे पढ़ते जा रहे हो ना, वैसा जुड़े हुए रहिए। अब आपकी किसी प्रकार की डाउट क्लास भी नहीं लगेगी। डाउट क्लास जो लगनी थी वो लगी। मैंने कहा ना, प्रश्नों के अंदर कोई डाउट क्लास आती भी नहीं है। कल मैंने डाउट क्लास लगाई थी, तो जितने बच्चों को देखना था ना, जाते जाते बच्चे ना 100-50 तक भी नहीं रहे थे। कारण क्या था, जिनको डाउट है ही नहीं वो क्यों रुकेंगे? जाहिर सी बात है, मत रुको ना। जो आपकी समस्या है नहीं वो प्रश्न आप क्यों पढ़ोगे? बिल्कुल सही बात है। तो बच्चे चले गए थे, तो अपन डाउट क्लास है ही नहीं। डाउट क्लास जैसे कोई समस्या है नहीं, और यदि कोई डाउट होता है तो मैं टेलीग्राम या वीडियो के नीचे लिंक दे दूंगा आपको, सही चीज क्या है वहां पे पढ़ लेना, आपकी सही चीज क्या होगी। बाकी गलतियों के चांस कम है। ऐसे डाउट क्लास लगा करके अपन एक दिन पूरा का पूरा वेस्ट नहीं कर सकते दोस्तों। ये कह रहा भाई श्वसन नहीं होता दोस्तों, श्वसन तंत्र पढ़ाने के लिए अध्यापक ने मानव श्वसन तंत्र का मॉडल दिखाकर पढ़ाया। अध्यापक द्वारा प्रस्तुत विधि है। एक अध्यापक बालकों को श्वसन तंत्र पढ़ा रहा है, तो उसने पढ़ाते वक्त मानव श्वसन तंत्र का एक मॉडल, एक चित्र बना करके प्रस्तुत किया। तो इसके लिए कौन सी विधि? अवलोकन, परियोजना, अन्वेषण या प्रदर्शन? अरे अवलोकन में बालक निरीक्षण, अध्यापक को निरीक्षण करना पड़ता है। परियोजना नहीं है। अन्वेषण में बालक खोज करता है। उसने प्रदर्शित किया है मॉडल दिखा करके ना, सही विधि कौन सी हो जाएगी आपकी? प्रदर्शन विधि। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। श्वसन तंत्र पढ़ाने के लिए अध्यापक ने मानव श्वसन तंत्र का मॉडल दिखाकर पढ़ाया। अध्यापक द्वारा प्रस्तुत विधि है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? प्रदर्शन विधि। बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ये लीजिए आपका अगला प्रश्न। वैज्ञानिक समस्या के संभावित हल को कहते हैं। वैज्ञानिक समस्या के संभावित हल को कहते हैं, यानी कि एक जो समस्या आपके सामने आ गई है, कोई वैज्ञानिक रूप से समस्या जिसका हल करना है। संभावित हल मतलब प्रैक्टिकली प्रयोग नहीं किया है, एक बार दिमाग में जनरली आपने ऐसा सोचा है, ऐसे हल को आप क्या कहेंगे? वैज्ञानिक तथ्य, वैज्ञानिक नियम, वैज्ञानिक परिकल्पना या वैज्ञानिक निरीक्षण? दोस्तों वैज्ञानिक निरीक्षण नहीं कहेंगे। वैज्ञानिक निरीक्षण का मतलब तो होता है समस्या को हल करने के लिए, पहचान करने के लिए जो ऑब्जर्वेशन करते हो। वैज्ञानिक तथ्य भी नहीं होते दोस्तों, तथ्य के लिए भी राइटिंग का काम होता है। वैज्ञानिक नियम भी नहीं दोस्तों। समस्या का संभावित हल, कि इस समस्या का लगभग समाधान ये हो सकता है, ये आपके दिमाग में पूर्व तैयारी में आया। एक बार दिमाग में समस्या आई है और इस प्रकार का जो समाधान आया ना, इसको हम कहते हैं परिकल्पना आना। एक बार है ना पूर्व रूप से ऐसे ट्राई के रूप में, हाँ ये संभावित हो सकता है, ऐसा आपके दिमाग में आना क्या कहलाएगा? वैज्ञानिक परिकल्पना कहलाएगी। एक बार जो समाधान आपके दिमाग में आए कि हाँ ये इसका समाधान हो सकता है, ये वैज्ञानिक परिकल्पना है। मतलब पहले आपने कल्पना की कि हाँ इस तरीके से इसका समाधान हो सकता है। तो वैज्ञानिक समस्या के संभावित हल को कहते हैं वैज्ञानिक परिकल्पना कहते हैं। क्या कहते हैं? वैज्ञानिक परिकल्पना। ये लीजिए आपका अगला प्रश्न। किसी बालक को उसके वातावरण पर आधारित ज्ञान दिए जाने की विधि को क्या कहेंगे? एक कोई बालक है, उसको उसके वातावरण के अनुसार क्या दिया जा रहा है? ज्ञान दिया जा रहा है, वातावरण के अनुरूप ज्ञान दिया जा रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? प्रयोगशाला विधि, अन्वेषण विधि, अवलोकन विधि या उक्त में से कोई नहीं दोस्तों। तो ये उक्त में से कोई नहीं, उत्तर तो नहीं होगा दोस्तों। उक्त में से कोई नहीं तो कभी नहीं होगा। प्रयोगशाला विधि, अन्वेषण विधि या अवलोकन विधि? तो दोस्तों प्रयोगशाला विधि भी नहीं। वातावरण पर आधारित ज्ञान दिए जाने की, बालक के उसके वातावरण, बालक का जो स्वयं का वातावरण है जहां वो काम कर रहा है, अन्वेषण भी नहीं होगा। अवलोकन विधि सही होगा। बालक जिस वातावरण में है वहां पर केवल और केवल अवलोकन विधि के द्वारा आप उसकी जांच कर सकते हो और उसके द्वारा पता कर सकते हो, या वातावरण पर आधारित ज्ञान दिए जाने। जहां बालक जैसी गतिविधि कर रहा है उसी वातावरण में आप उसको ज्ञान दे रहे हो। जैसे मान लीजिए 2 बच्चे झगड़ रहे हैं, तो आपने तुरंत पकड़ कर उनको समझाने का आप ज्ञान देना स्टार्ट कर दिया। तो वातावरण जहां पे पकड़े आपने, किसके द्वारा पकड़े? अवलोकन के द्वारा ही पकड़े ना। तो ये अवलोकन विधि के द्वारा उसी वातावरण में उसी समय ज्ञान दिया जाता है। कौन सी विधि होगी वहां पे? तो अवलोकन विधि होगी। सी वाला आंसर आपके बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। ये देखिए अगला प्रश्न। अन्वेषण विधि के मूलभूत सिद्धांत है। अन्वेषण का मतलब होता है खोज करना। क्या मतलब होता है दोस्तों? खोज करना। खोज करने के मूलभूत सिद्धांत कौन कौन से हैं ये पूछ रहा है आपसे। क्रियाशीलता का सिद्धांत,
करके सीखने का सिद्धांत, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का सिद्धांत या उपयुक्त सभी। अब ये कह रहा है भाई अन्वेषण विधि के मूलभूत क्रियाशीलता का सिद्धांत, खोज करने के लिए बालक कई प्रकार की क्रिया करता है, क्रियाशीलता का सिद्धांत तो 100% होगा। करके सीखने का सिद्धांत, खोज कौन कर रहा है? बालक कर रहा है, तो बालक यदि खोज करके सीख रहा है तो खोज करने का सिद्धांत भी आएगा। अब दो सिद्धांत एक साथ मिल गए तो आंख भर के डी को पहले ही सही कर दो, क्योंकि ये दो ऑप्शन सही है तो हमेशा उपयुक्त सभी सही होगा। फिर क्या वैज्ञानिक दृष्टिकोण का सिद्धांत, बिल्कुल अन्वेषण जो करता है ना अनुसंधान के रूप में करता है एक प्रकार, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से करता है, ये भी सही है। तो तीनों इसके क्या है भाई? मूलभूत सिद्धांत है दोस्तों। उपयुक्त सभी इसका उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही हो जाएगा। ये लीजिए अगला प्रश्न, पढ़िए एक बार। प्रदर्शन विधि प्रदर्शन विधि को किस विधि का पूरक माना जाता है? यानी कि प्रदर्शन विधि किस विधि के लगभग पूरक है, लगभग ऑपोजिट है भाई। प्रदर्शन विधि, व्याख्यान विधि, पर्यटन विधि या अन्वेषण विधि। प्रदर्शन विधि का पूरक माना जाता है, मतलब प्रदर्शन विधि को तो नहीं माना जाएगा। प्रदर्शन विधि की अन्वेषण विधि के अंदर खोज किया जाता है, प्रदर्शन विधि में केवल डिस्प्ले करके पढ़ाया जाता है, चार्ट लग रहा है, मॉडल लग रहा है, उसमें देख करके पढ़ा रहे हो, ये भी नहीं होगा। पर्यटन विधि घूम करके पढ़ाया जाता है, ये भी नहीं होगा। व्याख्यान विधि बिल्कुल सही होगा दोस्तों, क्योंकि व्याख्यान विधि में केवल और केवल आप बोल करके बालकों को समझा रहे हो, तो उसमें किसी प्रकार का चित्र मॉडल या सहायक सामग्री नहीं है। लेकिन प्रदर्शन के अंदर क्या हो रहा है? व्याख्यान विधि की जगह पे आप चित्र मॉडल करके समझा रहे हो, तो लगभग व्याख्यान विधि की पूरक विधि कहलाती है। कौन सी विधि? प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि और व्याख्यान विधि दोनों एक दूसरे की क्या है? पूरक विधि है। सही उत्तर जो होगा ना यहाँ पे, क्या हो जाएगा भाई? आपका बी, यहाँ पे आपका उत्तर सही हो जाएगा भाई। ये देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। फ्रोबेल ने, कौन सा वैज्ञानिक? फ्रोबेल ने प्राथमिक स्तर पर किस शिक्षण विधि पर अधिक बल दिया भाई? अन्वेषण विधि, खोज विधि, खेल विधि या प्रदर्शन विधि? मैंने आपको पहले जब खेल विधि पढ़ाई थी ना, तो मैंने कहा था फ्रोबेल ने विधि दी थी भैया ना, कौन सी विधि दी थी? किंडरगार्टन। तो फ्रोबेल के अनुसार प्राथमिक स्तर पर किस शिक्षण विधि पर आधारित है? तो फ्रोबेल ने जब विधि खेल दी थी ना, तो खेल विधि पर ही आधारित होगा ना, अन्वेषण, खोज या प्रदर्शन विधि इसका उत्तर नहीं होगा। सही उत्तर जो होगा दोस्तों कौन सा हो जाएगा? आपके खेल विधि पर। फ्रोबेल ने सर्वाधिक प्राथमिक स्तर पर सबसे ज्यादा किस विधि के द्वारा पढ़ाना चाहिए, तो इसने जो सब विधि बताई थी ना, वो बताई थी खेल विधि। आपको किस विधि के द्वारा अध्ययन करवाना चाहिए? तो खेल विधि के द्वारा अध्ययन करवाना चाहिए। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अन्वेषण विधि का प्रमुख सिद्धांत है, कौन सी विधि कह रहा है? अन्वेषण विधि। खोज विधि का प्रमुख सिद्धांत है नवीन खोज करना, खोज का प्रयोग द्वारा प्रदर्शन करके सीखना या उपयुक्त सभी। खोज विधि में नई खोज करेगा, बिल्कुल खोज का प्रयोग द्वारा प्रदर्शन, खोज कर ली फिर उसका प्रयोग करके प्रदर्शन करना कि मैंने इस तरीके से करी, बिल्कुल करेगा। तो दोनों काम सही हो गए तो उक्त सभी सही होगा। और करके सीखना तो ही है, क्योंकि खोज जो करता है बालक स्वयं करके सीख रहा है, तो सी भी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जब तीनों के तीनों ऑप्शन सही है तो आपको क्या सही करना है? डी सही करना है। उक्त सभी इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न। खेल शिक्षा में, कौन सी शिक्षा में भाई? खेल शिक्षा में आत्म संयम की एक क्रिया है, यह परिभाषा किस शिक्षा शास्त्री ने दी थी? ये कह रहा है भाई खेल शिक्षा में आत्म संयम की एक क्रिया है। खेल शिक्षा से आत्म संयम, अपने आप को एक संयम की प्राप्ति होती है, शांति की प्राप्ति होती है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? स्ट्रन नहीं है भाई, इसका नाम है ना स्ट्रेन है ना, स्ट्रेन के द्वारा, मैकडूगल, ड्रेवर या अरस्तु के द्वारा। दोस्तों मैं बता दूं, ये जो परिभाषा दी गई ना, स्ट्रेन के द्वारा दी गई है। किसके द्वारा दी गई भाई? स्ट्रेन के द्वारा। स्ट्रेन ने बताया था कि खेल के द्वारा जो शिक्षा दी जाती है ना, उसमें एक आत्म संयम है ना, आत्म संतुष्टि प्राप्त होती है, आनंद की प्राप्ति होती है, बालक सीख भी जाता है और सीखे हुए को उसकी कौन सी प्राप्ति होती है भाई? शांति की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा क्या हो जाएगा भाई? आपका स्ट्रेन। खेल शिक्षा से आत्म संयम की एक क्रिया है, ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? तो ये परिभाषा स्ट्रेन के द्वारा दी गई है दोस्तों। स्ट्रेन है ना इसका सही नाम, स्ट्रेन के द्वारा दी गई। देखिए अगला प्रश्न। भूमिका निर्वहन विधि का मूल भाव है। भूमिका निर्वहन का मतलब क्या हो गया दोस्तों? रोल प्ले। क्या हो गया भाई? आपका रोल प्ले। तो ये पूछ रहा है भाई भूमिका निर्वहन विधि का मूल भाव है, रोल प्ले का मूल भाव क्या है? वास्तविक व सामाजिक भूमिका निभाना,
थिएटर में एकांकी करना, नेता की भूमिका निभाना या अध्यापक की भूमिका निभाना। देखो रोल तो किसी का भी कर सकता है। अध्यापक की भूमिका टीचर्स डे पे आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे अपने अपने विद्यालय के जो कोई टीचर होते थे ना उनकी एक्टिंग करते थे, वो उनका रोल निभाते थे। नेता की भूमिका निभाना, आप रोल प्ले कर रहे हो, नेता की भूमिका निभा सकते हो। थिएटर में एकांकी करना ये थोड़ा सा नहीं होगा, विद्यालय स्तर पर ये पॉसिबल नहीं है। वास्तविक व सामाजिक भूमिका को निभाना, रोल प्ले का मतलब क्या होता है भाई, रोल यदि आप किसी का कर रहे हो ना, जैसे आप महाराणा प्रताप का यदि रोल प्ले कर रहे हो ना, तो वास्तविक व सामाजिक भूमिका निभाना, लगना भी चाहिए महाराणा प्रताप, भाव भी वैसे आना चाहिए, जो उन्होंने क्रिया की है ना वो भी आपने उसी प्रकार की करनी है। तो उसके अंदर चीजें वास्तविक भी होनी चाहिए और सामाजिक भूमिका भी होनी चाहिए, मतलब लगना भी चाहिए कि रियलिटी और समाज में वास्तविकता में ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए ना तो अपना सही उत्तर जो होना ये हो रहा है रोल प्ले का। वास्तविक व सामाजिक भूमिका को निभाना क्या कहेंगे हम, भूमिका निर्वहन करना। ये थिएटर में एकांकी करना, नेता की भूमिका निभाना, अध्यापक, ये जो दोनों ऑप्शन है ना दोस्तों, इन दोनों ऑप्शन लगभग क्या है इसके अंदर समाहित हुए हुए हैं। तो अपन सही उत्तर जो मानेंगे ना किसको मानेंगे, वास्तविक व सामाजिक भूमिका को निभाना, ए अपना क्या हो जाएगा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ये लीजिए आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के लिए प्रयोग में लाई गई, कौन से विद्यालय के लिए, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के लिए प्रयोग में लाई गई शिक्षण विधियों में से ऐसी कौन सी विधि है जिसमें छात्र पूर्णतया सक्रिय रहता है। यानी पर्यावरण शिक्षण पढ़ाते समय आप कई प्रकार की शिक्षण विधियों का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन उसमें से ऐसी कौन सी विधि है जिसमें बालक जो है ना पूर्ण रूप से सक्रिय रहता है, 100% उसमें सक्रिय रहता है भाई। कहानी कथन विधि, प्रश्नोत्तर विधि, सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि या वार्तालाप विधि। देखो कहानी कथन विधि में भी इतना सक्रिय नहीं रहता, प्रश्नोत्तर विधि में भी इतना सक्रिय नहीं रहता, लेकिन वार्तालाप विधि में भी इतना नहीं रहता जितना वह सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि में रहता है। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के लिए प्रयोग में लाई गई, पर्यावरण शिक्षण में यदि आप कोई विधि कर लाई गई ना, सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि, समाज में कैसा हो रहा है, इस पाठ में ये दिया गया है ना, आपके गांव में कैसा हो रहा है, आपके आसपास के क्षेत्र में कैसा हो रहा है, आपके परिवार में कैसा हो रहा है। अब बालक जो अभिव्यक्ति देगा ना उसमें बालक सर्वाधिक सक्रिय रहेगा, क्योंकि उसको पता है कि हमारे परिवेश में ऐसा होता है। तो पुस्तक में जो परिवेश दिया गया है उसको बालक के वास्तविक परिवेश से जोड़ करके आप पढ़ा रहे हो ना, वो सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि दोस्तों, उनके समाज में कैसी घटनाएं घट रही है उनको जोड़ जोड़ के पढ़ा रहे हो, तो वहां बालक सर्वाधिक सक्रिय रहेगा। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ना वो हो जाएगा आपका सामाजिकृत या अभिव्यक्ति विधि। कौन सी विधि दोस्तों, सामाजिकृत या अभिव्यक्ति विधि, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा भाई। ये देखिए अगला प्रश्न, संप्रेषण में अंतराल के अधिक होने पर शिक्षण में किस तत्व का अभाव हो जाता है। यदि आपने लंबे समय तक संप्रेषण नहीं किया है, किसी से बातचीत नहीं की है, तो आपके शिक्षण में किस तत्व का अभाव हो जाएगा, किस तत्व की कमी हो जाएगी भाई, स्पष्टता, विविधता, रोचकता या उपयुक्त सभी। देखो लंबे समय तक आपने यदि बात नहीं किया ना, आपने देखा होगा कोई बालक यदि कम बोलता है, लंबे समय तक यदि बोल नहीं रहा है, बार बार संप्रेषण नहीं करा ना, तो उसकी भाषा की जो स्पष्टता है ना वो समाप्त हो जाएगी। भाषा की स्पष्टता किससे बनी रहती है, जो व्यक्ति जितना ज्यादा बोलता है, जितना ज्यादा बात करता है, उतनी अधिक उसकी भाषा में स्पष्टता आती है। तो अगर आपकी संप्रेषण में अंतराल रह गया है, लंबे समय तक आपने यदि किसी से बात नहीं की ना दोस्तों, तो धीरे धीरे आपकी भाषा के अंदर ना स्पष्टता खत्म हो जाएगी, तो स्पष्टता का अभाव आ जाएगा दोस्तों। सही उत्तर जो हो जाएगा आपका स्पष्टता, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये विविधता, रोचकता, उपयुक्त सभी नहीं होंगे। लंबे समय तक संप्रेषण नहीं करने से व्यक्ति की बोलने की जो स्पष्टता होती है वो क्या हो जाती है भाई, समाप्त हो जाती है। संप्रेषण पर सर्वाधिक बल किसने दिया था, वाइगोत्स्की ने दिया था। ये देखिए अगला प्रश्न, मालिक एवं स्वतंत्र लेखन किससे संबंधित है। मालिक नहीं दोस्तों, मालिक नहीं भैया, पे क्या होगा आपका मौलिक एवं स्वतंत्र लेखन किससे संबंधित है। मौलिक एवं स्वतंत्र लेखन, मौलिक मतलब मौलिक समस्या जो सबकी हो, जो नेचुरल समस्या हो। स्वतंत्र लेखन किससे संबंधित है, आधुनिकता से, सृजनशीलता से, व्यवहारिकता से या रोचकता से। मौलिक चीजें आप किससे लिखते हो, रोचकता से, रुचि का इतना नहीं, व्यवहारिक भी नहीं है दोस्तों।
अब मौलिक एवं स्वतंत्र लेखन, आप अपनी मर्जी से अपने जो नेचुरल चीजें हैं उनको लिख रहे हो, स्वतंत्र रूप से आप लिख रहे हो, ये सृजनशीलता कहलाती है दोस्तों। ये निर्माण कर रहे हो, मौलिक चीजें लिख रहे हो, अपनी मर्जी से लिख रहे हो, ना कहीं देख रहे हो, ना कोई इंटरेस्ट से लिख रहे हो, अपनी मर्जी से अलग पेज पे जो लिख रहे हो, अपने विचार लिख रहे हो, वो क्या कहलाती है? सृजनशीलता। जैसे रात को बहुत सारे लोगों की डायरी लिखने की आदत होती है, रात में डायरी लिख करके सोते हैं, तो जो डायरी लिख करके सोते हैं ना वो क्या करते हैं? सृजनशीलता ही तो करते हैं। अपनी मौलिक और स्वतंत्र लेखन, अपनी मर्जी से जो भी किया है ना उसके मौलिक भावों को डायरी के अंतर्गत लिखते हैं, वो क्या कहलाती है? आपकी सृजनशीलता कहलाती है। तो सही उत्तर जो होगा ना यहाँ पे सी हो जाएगा भैया आपके। ये देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, शैक्षिक ब्राह्मण एक व्यय सापेक्ष क्रियाकलाप होने पर भी भारत में इसका प्रयोग कर पाना कहां तक संभव है? क्योंकि शैक्षिक ब्राह्मण एक व्यय सापेक्ष मतलब एक खर्चीली विधि है, इसके अंदर पैसे लगते हैं, बिना पैसों के ब्राह्मण नहीं हो सकता। आप भी विद्यालय में गए होंगे तो आपसे पैसे मंगवाए होंगे, 200-300 रुपए लेकर के आओ, तो वो क्या है? ब्राह्मण सापेक्ष क्रियाकलाप होने पर भी भारत में इसका प्रयोग कहां तक हो सकता है भाई? क्या बिल्कुल नहीं हो सकता है? और बिल्कुल नहीं कैसे होगा? आप भी तो घूमने लेकर के गए ना, कुछ सीमा तक मात्र उच्च कक्षाओं के छात्रों के लिए या सभी स्तर के छात्रों के लिए? दोस्तों ये ना ये जो होगा सभी स्तर के छात्रों के लिए होगा। आप घूमने तो किसी भी बालक को ले जा सकते हो, प्राइमरी वाले स्कूल के बच्चों को भी घूमने के लिए लेकर जा रहे हैं, माध्यमिक वाले बच्चों को भी लेकर के जा रहे हैं, उच्च माध्यमिक वालों को भी लेकर के जा रहे हैं। ये बात अलग है कि पैसे के, इसीलिए दोस्तों ये पता है ना आपको, भ्रमण विधि है ना, शैक्षिक भ्रमण विधि इसलिए तो डाउन है। विद्यालय के अंदर क्या होता है कि जितने भी शैक्षिक दर्शनीय स्थल है, दुर्ग है, किले हैं, अभ्यारण्य है, वहां पे क्या लगता है? शुल्क लगता है। और विद्यालय में बच्चे जाएंगे उनसे पूरा शुल्क नहीं ले जाएगा, स्टूडेंट को क्या छूट दे दी जाती है। लेकिन मेरे हिसाब से क्या स्टूडेंट को ना पूर्ण रूप से फ्री कर देना चाहिए, स्टूडेंट के पैसे लेने ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपको विकास करना है ना उनका। आप चाहते हो कि आपके दुर्ग के बारे में जाने, बच्चे व्यवस्थित जानकारी ले, तो क्या होना चाहिए? निःशुल्क होना चाहिए। अब समझिए मान लीजिए कोई बच्चा उदयपुर घूमने के लिए आया, अब घूमने के लिए तो वो आ गया, उसको कहीं जाना है, जैव विविधता पार्क जाना है। अब जैव विविधता पार्क में जाने के लिए 80 रुपए, 90 रुपए, 100 रुपए टिकट है, टिकट का खर्च लग रहा है उसे, वो बच्चा नहीं जाएगा। लेकिन यदि फ्री होगा ना तो चला जाएगा और 10-15 जानकारी भी इकट्ठी करके ले आएगा। तो बच्चों को यदि शिक्षा देनी है ना तो जितने भी बच्चों के लिए क्या कर देना चाहिए भाई? फ्री कर देना चाहिए ऐसे संस्थान। तो इसके लिए कौन से स्तर पर उपयोगी है? भले खर्चीली उपयोगी है, लेकिन फिर भी भारत में ना सभी स्तर के बच्चों के लिए ये विधि क्या है? उपयोगी। कौन सा? शैक्षिक भ्रमण। ये देखिए आपका अगला प्रश्न, शिक्षक व विद्यार्थी, शिक्षक तथा विद्यार्थियों की शाब्दिक अंतःक्रिया कक्षा कक्ष के किस वातावरण से प्रत्यक्ष संबंधित होती है? शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में शाब्दिक अंतःक्रिया, शब्दों के बीच में उनसे बात हो रही है, कक्षा कक्ष के किस वातावरण से प्रत्यक्ष संबंधित है? कक्षा कक्ष में कौन सा वातावरण है जिससे संबंधित रखा है? सामाजिक और भौतिक वातावरण, सामाजिक और संवेगात्मक वातावरण, संवेगात्मक, भौतिक, सामाजिक या शैक्षिक? दोस्तों ध्यान देना, देखो शिक्षक और शाब्दिक अंतःक्रिया हो रही है ना, सामाजिक तो है, भौतिक नहीं है, तो ये तो नहीं हो सकता। इसमें देखिए भाई, फिर इसमें देखते हैं सामाजिक भी है और शब्दों के साथ में बातचीत हो रही, तो संवेग तो आ ही रहे हैं, प्रेम के भी आ रहे होंगे, कुछ ऐसी बातें हो रही, क्रोध भी आ रहे, संवेग तो ही है, बातचीत संवेग भी, ये तो दोनों है। आगे और देख लेते हैं, संवेग है, भौतिक नहीं है, सामाजिक है, शैक्षिक नहीं। तो इसमें जो अगर सही ऑप्शन अगर निकाला जाए ना दोस्तों, तो वो होगा आपके सामाजिक और संवेगात्मक। शिक्षक और विद्यार्थी शाब्दिक अंतःक्रिया कर रहे हैं कक्षा कक्ष में बैठ कर, कक्षा कक्ष के वातावरण के अंतर्गत, वो प्रत्यक्ष किससे संबंधित है? एक ही वातावरण में एक साथ बैठे हुए, सामाजिकता का गुण है और बातचीत कर रहे हैं शब्दों के माध्यम से, तो संवेग निकल रहे हैं, जो सामाजिकता पे और संवेगात्मकता के ऊपर निर्भर है दोस्तों। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एनसीएफ 2005, एनसीएफ राष्ट्रीय पाठ्य कार्यक्रम 2005 के अनुसार प्रायोगिक कार्य द्वारा बालकों के स्कूल के जीवन को बाहर से जोड़ा जाना चाहिए, सैद्धांतिक ज्ञान में कमी नहीं आनी चाहिए, व्यवहार की ज्ञान में वृद्धि की जानी चाहिए, ए व सी दोनों। देखो एनसीएफ 2005 आया था ना, उसने प्रयोजना विधि के ऊपर, है ना, प्रायोगिक विधि के ऊपर क्या कार्य के द्वारा बालकों के ऊपर जो फोकस दिया ना, एक तो फोकस दिया था कि जो आप कक्षा कक्ष के अंदर पढ़ा रहे हो ना, उसका उसके बालक के दैनिक जीवन के विद्यालय के बाहरी वातावरण से जोड़ो। तो एक तो ये ए वाला सही था। दूसरा में सैद्धांतिक ज्ञान की बात एनसीएफ ने नहीं दी, एनसीएफ ने व्यवहारिक ज्ञान की बात की कि व्यवहारिक ज्ञान की वृद्धि की जानी चाहिए अपेक्षा सैद्धांतिक ज्ञान से अधिक। तो सैद्धांतिक ज्ञान की नहीं, इसमें ए भी सही है और सी भी सही है। इसका जो सही उत्तर होगा ना वो होगा ए और सी दोनों, इसका सही उत्तर होगा भाई। अगला प्रश्न देखिए, छात्रों में या बालकों में तार्किक एवं निरीक्षण शक्ति के विकास करने के लिए सहायक है। बालकों में तर्क और निरीक्षण शक्ति का विकास करना है, उसके क्या सहायक है? इनमें से कौन सी क्रिया आप उनके लिए करवाओगे भाई? आपसी मेलजोल,
प्रायोगिक कार्य, अधिग्रह कार्य या उपयुक्त सभी। देखो आपसी मेलजोल प्रायोगिक कार्य ये कह रहा है, तार्किक और निरीक्षण। आपसी मेलजोल में क्या तर्क करेंगे और क्या निरीक्षण करेंगे। अधिग्रह कार्य दे दोगे तो कोई तर्क निरीक्षण नहीं होगा, ये दोनों सही है तो उपयुक्त सभी भी नहीं होगा। ऑप्शन काटने के हिसाब से प्रायोगिक कार्य सही है, और वैसे भी प्रायोगिक कार्य सही है क्योंकि बालक सर्वाधिक निरीक्षण प्रयोग करते वक्त ही करता है, और बालक के अंदर जो तर्क की शक्ति उत्पन्न होती है वो भी किससे होती है, प्रयोग करने से। तो सही उत्तर जो होगा ना, प्रायोगिक कार्य करने से बालक में तार्किक और निरीक्षण शक्ति का विकास अधिक हो सकता है। प्रायोगिक कार्य भी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ये लीजिए अगला प्रश्न, विद्यार्थियों एवं शिक्षक के मध्य पाठ्य विषय वस्तु के संबंध होने वाली पारस्परिक वाद विवाद एवं विचारों की आदान प्रदान को क्या कहेंगे। यानी कि एक विद्यार्थी और बालकों के मध्य, शिक्षक और शिक्षार्थियों के बीच में पाठ्य विषय वस्तु पर, आपकी जो पाठ्य विषय वस्तु जो टीचर पढ़ाता है ना, उस विषय वस्तु के संबंध में होने वाली, उस विषय वस्तु के ऊपर लेकर के पारस्परिक वाद विवाद, उस विषय के टॉपिक के ऊपर उन दोनों के बीच में वाद विवाद चल रहा है एवं विचारों के आदान प्रदान, विचारों का आदान प्रदान हो रहा है। एक टीचर है, एक बालक है, उसके विषय की, उसके टॉपिक के ऊपर विचारों का आदान प्रदान भी हो रहा है और वाद विवाद भी हो रहा है। तो ये क्या, विषय के ऊपर वाद विवाद हो रहा है तो प्रदान कहते हैं। तो ये किसको कहेंगे, ये क्या कर रहे हैं, वाद विवाद कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, गोष्ठी कर रहे हैं या मूल्यांकन कर रहे हैं। मूल्यांकन तो नहीं कर रहे, गोष्ठी भी नहीं करते दोस्तों। गोष्ठी में तो क्या होता है, सेम फील्ड के लोग मिलकर के एक जैसी क्रियाएं करते हैं, वह गोष्ठी कहलाती है। वाद विवाद भी नहीं कर रहे, क्योंकि मैंने बताया था वाद विवाद का मतलब क्या होता है। वाद विवाद का मतलब होता है दोस्तों की, मतलब वाद बिना किसी तैयारी के कुछ बोलना वाद विवाद कहलाता है। ये जो अपने विषय के ऊपर जो बातचीत कर रहे हैं ना दोस्तों, ये कर रहे हैं चर्चा। क्या कर रहे हैं भाई, चर्चा कर रहे हैं अपने विषय के ऊपर। बच्चे और अध्यापक दोनों मिलकर के आपस में जो वाद विवाद या विषय की वस्तु का आदान प्रदान कर रहे हैं ना, वो क्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न, शिक्षकों व विद्यार्थियों के मध्य किस शिक्षण समस्या पर चर्चा का उद्देश्य है। शिक्षण व विद्यार्थियों के मध्य किसी शिक्षण पर समस्या में चर्चा का उद्देश्य है। यदि एक शिक्षार्थी और बच्चा किसी विषय के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, किस समस्या के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है, छात्रों को विस्तृत ज्ञान प्रदान करना, बिल्कुल ये तो है। विद्यार्थियों में अभिव्यक्तिगत उत्तरदायित्व की भावना को सुदृढ़ करना, ये भी है। उपलब्धियों को दूसरों के विचारों के द्वारा मूल्यांकन करना, फिर दूसरे लोग क्या कह रहे हैं और आप क्या कह रहे हैं उन विचारों का, बिल्कुल है, ये चर्चा इसके द्वारा ही होती है। तो तीनों सही हो रहे हैं, तो सही उत्तर क्या करना है आपको, उपयुक्त सभी हो जाएगा, कोई सोचने वाली बात नहीं है इसमें। देखिए अगला प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में खेल विधि पे, कौन सी विधि, खेल विधि सिखाने की दृष्टि से इसलिए महत्वपूर्ण है कि पर्यावरण अध्ययन में खेल विधि जो कराई जा रही है ना, वो महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि व्यवहार में सरल है, इसलिए बालक खेल खेल में सीख लेते हैं, स्वतंत्र वातावरण का निर्माण होता है, बालक अन्य गुणों का विकास होता है। दोस्तों ये नहीं, अन्य गुणों का विकास होता है जो भी नहीं है, बालक के स्वतंत्र वातावरण का निर्माण करने के लिए भी खेल विधि नहीं है, और सरल है। किसने कह दिया, खेल विधि सबसे टफ विधि है। हर टॉपिक को खेल के माध्यम से पढ़ाना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल विधि है। बालक खेल खेल में सीख लेते हैं, इसीलिए ना सर्वाधिक ना खेल विधि का प्रयोग किया जाता है। खेल भी लेते हैं, आनंद भी आता है, और बालक ज्ञान का भी क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। बी इसके अंदर सही उत्तर हो जाएगा भाई। ये लीजिए आपका अगला प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में आशुरचित, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में आशुरचित उपकरणों का निर्माण कराया जाता है। आशुरचित मतलब आपकी अपनी मर्जी से जो निर्माण करते हो। इन उपकरणों का निर्माण बालक में निम्न में से किसका विकास करने के लिए किया जाता है। पर्यावरण में एक अध्यापक बालकों से आशुरचित उपकरणों का निर्माण करवा रहा है, यानी कि अपनी मर्जी से कोई उपकरण बनाओ। यह अध्यापक बालकों को क्यों करवा रहा है, इसके पीछे क्या कारण है भी। दैनिक समस्याओं के समाधान हेतु, सृजनात्मक शक्ति का विकास हेतु, अन्य विषय से संबंध हेतु, उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं इसका उत्तर नहीं होगा। अन्य विषय से संबंध कैसे, पर्यावरण की बात कर रहा है तो ये भी नहीं हो सकता दोस्तों। दैनिक समस्याओं का समाधान के लिए आशुरचित उपकरण वो क्यों करवाएगा, ये भी नहीं होगा। बालकों में सृजन शक्ति का विकास करने लगे, उपकरण स्वयं बना रहे, आशुरचित बना रहे, मतलब बालकों में सृजनात्मकता का विकास हो रहा है, तो सृजनात्मक शक्ति का विकास है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका इसमें, बी सही उत्तर हो जाएगा भाई। ये लीजिए आपका अगला प्रश्न, शिक्षा के मानदंड को ऊंचा उठाने के लिए आवश्यक है। शिक्षा के मानदंड को, शिक्षा का जो भी आरेख चल रहा है, इसको ऊपर उठाना है तो क्या सही रहेगा। अध्यापकों का उच्च वेतन आपके लिए ये सही हो सकता है, लेकिन सही नहीं है। अध्यापकों का वेतन बढ़ाने से ना शिक्षा का मानदंड ऊपर नहीं हो सकता है। छात्रों का सतत मूल्यांकन करने से
पाठ्य पुस्तकों का सतत मूल्यांकन करने से या पाठ्य कार्यक्रम में संशोधन करने से। अरे पाठ्य कार्यक्रम में कितना भी संशोधन कर लो, मानदंड ऊपर नहीं होगा। पाठ्य पुस्तकों का सतत मूल्यांकन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क यदि किसी से पड़ता है तो छात्रों का सतत मूल्यांकन से। बालकों का निरंतर मूल्यांकन करो, जैसे जैसे समस्या है उसका समाधान करते रहो। डेली प्रतिपल यदि उसका मूल्यांकन होता रहेगा तो शिक्षा का मानदंड अपने आप ऊंचा हो जाएगा, क्योंकि बालक में किसी प्रकार की समस्या बचेगी भी नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा ना क्या हो जाएगा दोस्तों, छात्रों का सतत मूल्यांकन। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, मनोविज्ञान के अनुसार, साइकोलॉजी के अनुसार, मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षक सहायक उपकरण चुनने का आधार है कि शिक्षण सहायक उपकरण चुनने का मुख्य आधार क्या है, प्रदर्शन, उपयोगिता, अनुभव या आयु विकास। मनोविज्ञान कह रहा है कि शिक्षण सहायक उपकरण, आप बच्चों को शिक्षण सहायक उपकरण, शिक्षण का जो उपकरण है, शिक्षण की जो सामग्री है वो चुन रहे हो तो बालक के किसके आधार पर, प्रदर्शन के आधार पर चुनोगे, उपयोगिता के आधार पर, अनुभव के आधार पर या आयु विकास के आधार पर। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आयु विकास के आधार पर। कितनी बच्चे की आयु का विकास कितना, कितने उम्र का बच्चा है, उसका मानसिक स्तर कितना है, वैसे ही उपकरणों का प्रयोग उसके साथ में करोगे। प्रदर्शन, उपयोगिता, अनुभव, ये तो तीनों आपको करने में ध्यान रखना है दोस्तों। सही उत्तर जो होगा ना क्या हो जाएगा भाई आपका, आयु विकास। क्या सही उत्तर हो जाएगा भाई, आयु विकास। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न, प्रक्षेपण के आधार पर अप्रक्षेपी सामग्री है। पहले मैंने बता रखा प्रक्षेपण के आधार पर दो तरह की, अप्रक्षेपी, प्रक्षेपी। प्रक्षेपी मतलब जिसको फेंका जा रहा है, जो चीज कहीं और दिख कहीं और है। प्रक्षेपी जो चीज जहां है वहीं दिख रही है, वो क्या कहलाएगी, अप्रक्षेपी। लेकिन आप प्रक्षेपण के आधार पर अप्रक्षेपी सामग्री नहीं है पूछा भी। इसमें से तीन देखो, बोर्ड, स्लाइड, रेडियो, चार्ट। अब क्या बोला, प्रक्षेपण के आधार पर अप्रक्षेपी सामग्री है, जिसको फेंका है वो वहीं दिख रही है भाई। स्लाइड देखो, बोर्ड ये अप्रक्षेपी सामग्री नहीं है, अप्रक्षेपी। बोर्ड भी अप्रक्षेपी नहीं है, रेडियो भी नहीं है, चार्ट भी नहीं है, तीनों तो प्रक्षेपी है। ये तो स्लाइड खाली अप्रक्षेपी सामग्री है, नहीं है दोस्तों, अप्रक्षेपी सामग्री है, ऐसा उसका उत्तर आएगा भाई। अप्रक्षेपी सामग्री है, क्योंकि बोर्ड तो प्रक्षेपी सामग्री है, रेडियो भी प्रक्षेपी सामग्री है, चार्ट भी प्रक्षेपी सामग्री है। ये पूछ रहा है अप्रक्षेपी सामग्री है तो केवल स्लाइड अप्रक्षेपी सामग्री है, बोर्ड, रेडियो, चार्ट ये सब प्रक्षेपी सामग्री है, जहां होता है वहीं दिखती है। ये प्रश्न देखिए, निम्न में से प्रक्षेपित सामग्री नहीं है। अब पूछ रहा है कौन सी सामग्री प्रक्षेपित नहीं है। फिल्म बिल्कुल प्रक्षेपित सामग्री, वहां फेंकोगे वहां दिखेगी फिल्म। कौन सा प्रश्न, पीछे वाला प्रश्न वापस कर। अप्रक्षेपित सामग्री जिसको प्रक्षेपित नहीं किया जा सकता, ये सब अप्रक्षेपित सामग्री नहीं है। अरे प्रश्न बिल्कुल सही था भाई, प्रश्न बिल्कुल सही था। अप्रक्षेपित सामग्री नहीं है मतलब जिस अप्रक्षेपित सामग्री नहीं है, बोर्ड, रेडियो, चार्ट ये कौन सी सामग्री है, सारी की सारी अप्रक्षेपित सामग्री है। स्लाइड अप्रक्षेपित सामग्री नहीं है, स्लाइड प्रक्षेपित सामग्री है। प्रश्न सही था, उत्तर सही है। स्लाइड है अप्रक्षेपित सामग्री नहीं है पूछा है, स्लाइड सही उत्तर है इसका ना। निम्न में से प्रक्षेपित सामग्री नहीं है। अब पूछा भी प्रक्षेपित सामग्री नहीं है मतलब जिसका प्रक्षेपण नहीं किया जा सकता। फिल्म, फिल्म खंड या प्रोजेक्टर ये तीनों के तीनों प्रक्षेपित सामग्री है। ये बुलेटिन बोर्ड जो है ना, ये कौन सी आपकी अप्रक्षेपित सामग्री है। ये पूछ रहा प्रक्षेपित सामग्री नहीं है, ये बुलेटिन बोर्ड नहीं है दोस्तों। ये देखिए आपका अगला प्रश्न, पाठ्य पुस्तक के प्रस्तुतिकरण का स्तर होता है। देखो पाठ्य योजना में नहीं पूछा है, पाठ्य पुस्तक का प्रस्तुतिकरण का क्या स्तर हो सकता है, वो स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतन स्तर या उपयुक्त स्तर। तो दोस्तों ध्यान रखना भाई, पाठ्य पुस्तक जो है ना स्मृति पर आधारित भी होती है, कुछ चीजें आपको केवल याद भी करनी होती है, किसी को आप समझते भी हो, कहीं कभी आप चिंतन भी करते हो, तीनों स्तर पर होती है। इसका उपयुक्त आंसर सही हो जाएगा। पाठ्य योजना जो होती है ना वह स्मृति पर होती है दोस्तों। तो यह पाठ्य पुस्तक पूछा है, पाठ्य पुस्तक के प्रस्तुतिकरण का स्तर होता है, दोनों स्तर पर होता है। स्मृति स्तर भी होता है इसके अंदर, बोध स्तर भी होता है इसके अंदर, और इसके अंदर जो होता है ना आपका चिंतन स्तर भी होता है। ये रहा आज का आपका अंतिम प्रश्न दोस्तों, 1100 बहुत ही शुभ अंक होते हैं ये, और ये आज का अंतिम प्रश्न है आपका। सर्वाधिक प्रभावशाली सामग्री कौन सी है, वह सामग्री जो बालकों के अंदर सबसे प्रभाव दे। प्रक्षेपित सामग्री, प्रत्यक्ष अनुभव, श्रव्य दृश्य सामग्री, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी भी नहीं होगा, श्रव्य दृश्य सामग्री भी ठीक है, प्रक्षेपित सामग्री भी ठीक है, लेकिन सबसे प्रभावशाली है प्रत्यक्ष अनुभव। एडगर डेल ने भी सबसे ज्यादा प्रभाव इसी का बताया, सर्वाधिक प्रभाव सामग्री किसको बताया, प्रत्यक्ष अनुभव को। बालक को जैसे की चीज वैसी की वैसी वहां ले जाकर के दिखाइए, शिक्षण बहुत अच्छा होगा। तो सर्वाधिक प्रभावशाली सामग्री कोई है तो वो कौन सी होगी, आपके प्रत्यक्ष अनुभव। बी जो होगा दोस्तों आपका सही उत्तर होगा। तो आज की कक्षा में दोस्तों अपने ना
1100 प्रश्न यहाँ पे पूरे होते दोस्तों। 1100 प्रश्नों का सफर पूरा हो गया। अगली बार में जब आएंगे तब 1101 से लेकर के चलेंगे अपन 1151 तक की अपन आगे कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक आप ऐसे ही तैयारी करते रहिए। मेरी तरफ से आपको मंगलमय कामनाएं। मिलते हैं अगली क्लास में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए भाई राधे राधे।